जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 11 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, वीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट यूपीपीसीएस में जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की अगर आपको तैयारी करनी है तो यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। इसको जरूर ज्वाइन करें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आईटीआई परफॉर्मेंस और वोकेशनल एजुकेशन पर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसको हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट, वित्तीयकरण और डिजिटल समानता उपयोग का विनियमन। तो भाई लोगों को अब आना चाहिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करना, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल जो है वो करना, राइट, जिसको हम लोगों को सिखा रहे हैं। अब जब सिखा रहे हैं तो भाई उसको रेगुलेट भी करना जरूरी है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन, अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि लोगों के पर्सनल डेटा का यूज करे, उनको ब्लैकमेल करे। ऐसा काफी ज्यादा हो रहा है आज की डेट में, तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की खरीदारी को लेकर एक आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया का एम्बिशन क्या है चिप मेकिंग में, यानी कि यहां पर सुपर कंडक्टर की बात हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉर्न यानी कि जिसको मक्का बोलते हैं, भुट्टा जिसको बोलते हैं, राइट, तो इसके इंपोर्ट को लेकर यहां पर बात हो रही है और इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर बात हो रही है क्योंकि आपको पता है कि कॉर्न से जो है वो इथेनॉल बनता है। इंडिया और ब्राजील के बारे में हम लोग बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक रहेगा। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं बताते जाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करनी है। चलिए, आईटीआई जिसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें काम करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो बताया जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की लेटेस्ट ग्रेडिंग रिपोर्ट 2024 में ये आया है। 2024 के यूनियन बजट के अंदर प्लान्स लाए गए कि हमें 2 मिलियन युवाओं को, 2 मिलियन कितना होता है गाइस, यानी कि 20 लाख युवाओं को 5 साल के अंदर अंदर स्किल करना है, यानी कि उनको अपस्किल करना है, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना है। इंडस्ट्रीज को जिस स्किल्स की आवश्यकता है वो स्किल्स उनको जो है वो प्रोवाइड करानी है 5 साल के अंदर अंदर। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 1000 आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनको भी अपग्रेड करना है, हब एंड स्पोक मॉडल पर जो है वो फोकस करना है, ऐसा बनाना है। क्या होता है ये हब एंड स्पोक मॉडल? मैं आपको देखो एक चीज दिखाता हूं, ये ऐसा मॉडल होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बना रहे हो आप, राइट, हब एंड स्पोक मॉडल, ये इसको ये बोलते हैं इसे। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या है? एग्जाम में भी अगर आए ना तो ये डायग्राम बना लेना। रुको मैं आपको एक काम करता हूं। आप बोलोगे सर ने तो सूरज बना दिया नहीं, सूरज नहीं बनाया। समझाने का अर्थ ये रहता है, अभी मैं आपको ठीक है रुको पिक्चर के थ्रू भी समझा दूंगा। यहाँ पर हमारी पीडीएफ बस एक ही शिकायत मुझे लगती है कि यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह नहीं होती, पिक्चर्स वगैरह होती तो और ज्यादा बेटर होता, राइट। अब देखो यहाँ पर ये है और ये, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये है और ये, क्या समझ में आया? ये भैया फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ये लिंक है, नेटवर्क है। ट्रक गया कहां पर? फैक्ट्री से ट्रक गया वेयर हाउस में, वेयर हाउस से ट्रक गया मार्केट में। क्या दिख रहा है आपको? हब एंड स्पोक मॉडल। एक ऐसा मॉडल जहां पर पूरी मतलब कंप्लीट नेटवर्क हो, सामान बनने से लेकर सामान ग्राहकों तक पहुंचने तक का कंप्लीट नेटवर्क, क्योंकि इंडस्ट्रीज का काम यही है ना, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना और वो प्रोडक्ट सही जगह पर सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। बोलो हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है हाँ या ना? चलो एक बार फोटो के थ्रू समझा देता हूँ। लो भैया दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये मैंने गूगल की बस कुछ नहीं किया, गूगल पे डाला हब एंड स्पोक मॉडल। जो मैं बना रहा था वो आपको समझ में आया? ये एक हब है और वो सब पूरे स्पोक है। ये देखो आप, यहां से आपको चीज समझ में आ रही होगी, एक नेटवर्क आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने समझाया उसको बस मेनली जो है फोकस करो कि देखो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान जो है वो पहुंचाना है ग्राहक तक। ये है हब एंड स्पोक जो है वो मॉडल। ये देखो आप, ये लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट। एंड एंड यूजर तक जो है पहुंचाना है, एंड कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाना है प्रोडक्ट को, राइट। ये देखो, ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। इसके अंदर मतलब हर एक प्रकार का आप हब एंड स्पोक मॉडल जो है वो तैयार कर सकते हो। इंडस्ट्रीज के लिए नेटवर्क हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है हर प्रकार का, कि मार्केट तक जो है वो पहुंचाना है।
तो इसी पर तो जो है वो काम चल रहा है। लो इसकी डेफिनेशन भी देखना चाहो तो देख लो। अब हब का मतलब होता है सेंट्रल या फिर लीड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्व करता है कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी को। अब जैसे एक इंडस्ट्री है भाई, इंडस्ट्री से सामान निकल के वेयर हाउस पे जाएगा, वेयर हाउस से मार्केट पे जाएगा, राइट। और स्पोक्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कनेक्टेड होते हैं हब से। तो फैक्ट्री से वेयर हाउस कनेक्टेड है, वेयर हाउस से ये रिटेल होलसेलर्स कनेक्टेड है, होलसेलर से रिटेलर्स कनेक्टेड है, रिटेलर से कंज्यूमर्स कनेक्टेड है। बोलो आया ना? बातें इजीली समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर आ रही है। तो यही चीज यहाँ पर जो है बताई गई है कि बोला ये गया है कि हमारे यहाँ पर 5 सालों के अंदर अंदर 20 लाख युवाओं की स्किल्स को अपग्रेड करना है और 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनको अपग्रेड करना है हब एंड स्पोक मॉडल में, और जिससे कि रिजल्ट्स निकले। सो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं युवाओं को जॉब्स प्रोवाइड कराने में। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेन कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, और उनको फिर वो स्किल्स उनके अंदर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनको जॉब तो मिल ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। अब इनकी जो ये रिपोर्ट आई है आईटीआई ग्रेडिंग रिपोर्ट 2024-2025 की, तो इन्होंने बेसिकली 0 से लेकर 10 के आधार पर और 8 पैरामीटर्स के आधार पर पूरी चीज का आकलन किया। इसके अंदर एडमिशन रेट की, मतलब कितने लोगों को ट्रेनिंग के लिए एडमिशन दिया गया है, कितने लोग पास हुए हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कितने लोगों का हुआ है, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन से, राइट। और करंट मेथड जो है वो डेटा ड्रिवन है, यानी कि डेटा के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला है। और पहले जो था वो फील्ड विजिट बेस्ड मॉडल था, उससे और ज्यादा सटीक हम लोग को देखने को मिल रहा है डेटा वाला मॉडल। पहले फील्ड विजिट कर करके लोगों को चेक किया जाता, देखा जाता है कि सब ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। बट अब जो प्रॉपर डेटा के थ्रू होगा, प्रॉपर एनालिटिक्स होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होगी, राइट, कि किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। और अप्रोक्सीमेटली 15,000 आईटीआईज जो है 2024 के अंदर, उसमें से 18.9% ने 8 से अबव स्कोर किया है। 0 to 10 की स्केल में 8 से अबव स्कोर किया, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2023 में ये 12.4% था, अब ये 18.9% हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि 80% हम लोग को से ज्यादा स्कोर जो है वो करीब 20% के आसपास इंस्टीट्यूट्स का हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा 15,000 आईटीआईज में। ये अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अच्छी स्किल्स है, ये अपग्रेड करना है, लोग ध्यानपूर्वक जो है वो स्किल्स सीख रहे हैं और उसका फायदा जो है वो उठा रहे हैं। गवर्नमेंट के आईटीआई जो है वो गर्ल्स बच्चियों के लिए हम लोग को आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं, और गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओडिशा के अंदर है जिन्होंने हाईएस्ट ग्रेड स्कोर किया है। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने 9.6 का स्कोर जो है वो किया है। इन टोटल 142 आईटीआई जो है उन्होंने 9 से ज्यादा स्कोर जो है वो किया है। तो ये काफी अच्छा स्कोर से, तो ये सब स्कोर तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई इंडिया के अंदर ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से युवाओं की स्किल्स जो है वो अपग्रेड हो रही है, और इंडस्ट्रीज को जिन चीजों की आवश्यकता है उस प्रकार की ट्रेनिंग ये इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आराम से युवाओं को जॉब्स मिल सके। उत्तर प्रदेश ने इस लिस्ट में टॉप किया है। 15 आईटीआईज हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं, राइट, टॉप 25 में। फिर ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हम लोग को देखने को मिल रहा है। आईटीआई जिनका ग्रेड 4 हम लोग को या उससे ऊपर देखने को मिला है, तो वो एलिजिबल है कि वो अब नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलार टेक्निकल प्रोग्राम्स, तो ये सब ला सकते हैं। अब रोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईटीआई का? तो आईटीआई जो है वो प्रैक्टिकल हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये स्किल डेवलप करते हैं आईटीआई। पहला पॉइंट वोकेशनल एजुकेशन, कि इंडस्ट्रीज को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो वाली स्किल जो है वो युवाओं में जो है वो डाली जाती है। फिर नेशनल ओवरसाइट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है, ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही ट्रेनिंग दी जाए। तो मतलब ये जो आईटीआई जो है, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और प्रॉपर पॉलिसीज के तहत ही ट्रेनिंग दी जा रही है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया जा रहा है कि लोग जो है स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके खुद ब खुद अर्निंग कर सकें, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि सीटीएस, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। ये 150 से भी ज्यादा ट्रेड्स में इन्होंने ट्रेनिंग जो है वो ऑफर करी है, जिसमें इन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कोर्स लेकर आए हैं।
और गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआईज के अंदर ये ट्रेनिंग मिली है। मतलब कि कुल मिलाकर जो शिल्पकार हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं, तो उनको भी बताया गया कि आप किस प्रकार से आप जो है वो ये शिल्प तैयार कर सकते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो, राइट। फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफर इन्होंने करी कि जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा और इंडस्ट्रीज की आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओगे। और मॉडल आईटीआई स्कीम एक हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 35 गवर्नमेंट आईटीआईज को जो है वो मॉडल इंस्टीट्यूशन में जो है वो अपग्रेड करना, जिससे कि ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो हेल्प कर सके अपग्रेड करने में, राइट। दो ये स्कीम जो है वो एंड हो गई थी मार्च 2024 में, और इसने आईटीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर ऐसे ही स्ट्राइव हम लोग को देखने को मिलती है, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स आईटीआई का इंप्रूव करना। फिर स्टार रेटिंग सिस्टम एक था। अब जिस भी आईटीआई को 9.5 ग्रेड या उससे ऊपर मिला है, तो उनको जो है वो स्टार रेटिंग जो है वो अवार्ड की जाएगी, और प्लेसमेंट डेटा के आधार पर और इसमें अप्रेंटिसशिप के आधार पर। अब ग्रेडिंग सिस्टम का इम्पैक्ट ये होता है कि भाई आईटीआई आपस में जो है वो compete करती हैं, अलग अलग स्टेट जो है वो आपस में compete करते हैं कि उनके यहाँ की आईटीआई जो है वो बेटर परफॉर्म करें, राइट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो ट्रेन करके प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का करवाए, राइट। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई कोई आईटीआई अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो क्या रीजन है सही तरीके से परफॉर्म ना करने का, वो फाइंड आउट करके उसको बेटर करने पर काम किया जाए, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टॉपिक था। इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए ये आईटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ कि आईटीआई का रोल्स क्या होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, तो अब आपको रोल्स भी पूरे पता लग गए हैं। गाइज आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये फाइनेंशियलाइजेशन और डिजिटल लाइकलीनेस उपयोग को लेकर जो ये रेगुलेशंस है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। अब देखो, ये अभी अगर आप ये आर्टिकल सिंपली वीडियो को पॉज करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो आई गारंटी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे अगर हम लाइन बाय लाइन चलें, पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलें, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, कई केसेस में इकोनॉमिक्स के टॉपिक को समझने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को समझना पड़ता है, इजी शब्दों में समझने के लिए। अभी मैं आपको आपके साथ पढ़ता हूं पूरे पैराग्राफ को, फिर आप खुद बताना कि इससे आपको क्या समझ में आया। Concerns have emerged about the rising influence of financial markets in shaping microeconomics outcomes and potential socio-economic distortions. व्यापक आर्थिक परिणामों और संभावित सामाजिक आर्थिक विकृतियों को आकार देने में वित्तीय बाजारों के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंताएं उभरी है। अब देखो यार, अगर मैं आपको इस चीज को तोड़ के बताऊं, तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, राइट, जिसका इन्फ्लुएंस आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, यूपीआई, राइट, हम आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हर जगह हम जीपे, यूपीआई, राइट, रेजर पे, इन सब के माध्यम से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पेमेंट जो है वो कर रहे हैं, राइट, सब लोग एक्टिव हो गए। बट पेमेंट का फ्रॉड भी तो है, फ्रॉड्स भी तो हो रहा है। आपकी तरफ से पेमेंट हो गया, सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ, फिर बीच में अटक गया पेमेंट, ना आपके पास वापस आया ना सामने वाले के पास गया, फिर कहाँ गया। बैंक भी बोलती है कि नहीं आपकी तरफ से तो है वो जा चुका है, आप सामने वाली बैंक से जो है वो कांटेक्ट करवाएं। यही बस एक ब्लेम दूसरे के ऊपर जो है वो थोपता है, दूसरा तीसरे के ऊपर थोपता है। इसके अलावा और भी बड़े रिस्क हैं कि आपकी मोबाइल को जो है वो क्लोन कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो आपके पास जो ओटीपी रिसीव होता है वो सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, राइट। तो अब नेक्स्ट, तो देखो ये मेन चीज थी समझने वाली, और लिखा इस प्रकार से कि आपके ऊपर से गई होंगी चीजें, बोलो हाँ या ना। Simultaneously, regulatory measures are being enacted to manage ethical use of deceased individuals' likeliness in digital forms, reflecting a need for a balance between innovation and protection. आप नई नई चीज तो इनोवेट करो, बट सामने वाले के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देना जरूरी है। भाई आप अगर कोई व्यक्ति किसी की सर्विस यूज कर रहा है, और अब एग्जांपल के तौर पर आपने किसी फाइनेंशियल कंपनी की एप्लीकेशन यूज करी, उसमें आपने वॉलेट में जो है वो काफी पैसे डाल दिए, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपए वॉलेट में डाल दिए कि आप जो है वो समय बेसमय उसका यूज कर सको। वो कंपनी बंद हो जाएगी, उस वॉलेट से अचानक से पैसे गायब हो जाए और वो टोल फ्री नंबर उसका कनेक्ट ही ना हो, फिर आप क्या करोगे, राइट। दैट इज द इशू। और आजकल ऐसी काफी सारी फ्रॉड कंपनीज जो है वो आती आ रही है लगातार मार्केट में, कि 1,000 रुपए डालो आपको 3,000 रुपए का बोनस जो है वो मिल जाएगा पहली बार 1,000 डालने में। आपने 1,000 रुपए डाले, आपको 3,000 रुपए दिखाएगा वो, बट वो कभी भी 3,000 रुपए आप निकाल नहीं पाओगे। आपके 1,000 भी 1,000 गए मेनली,
वो 3,000 रुपए तो सिर्फ दिखावटी है, बनावटी। 1 महीने बाद वो एप्लीकेशन बंद, वो खुलेगी नहीं, फिर किससे कांटेक्ट करोगे आप? तो दोनों ही फाइनेंशियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक चैलेंज के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको आज की डेट में बहुत सही तरीके से उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन और उससे जुड़े रिस्क क्या है, वित्तीयकरण और इसके जोखिम जो है वो क्या है? सबसे पहला जोखिम मैक्रो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन, व्यापक आर्थिक विकृतियां। क्या है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स? जब भी बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम किस चीज पर फोकस करते हैं? नेशनल इनकम पर, बैंकिंग सेक्टर पर, ओवरऑल। इंडिविजुअल पर नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर माइक्रो होता है और मैक्रो जो होता है पूरे नेशनल लेवल पर होता है। यस, बड़ी बड़ी की बात हो रही है। तो इससे क्या होगा? अगर लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं डालेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे, इस डर से कि उनका पैसा निकल सकता है। इवन मैं अपनी खुद की बात करूं पर्सनली यार, देखो, मैं हूं, आप हैं, हम लोग जो है वो इतना डिजिटली चीजों को समझते हैं, बट देन टू मेरा एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट पे ना मैंने यूपीआई लिंक कराया है, जिस अकाउंट पे ना मैंने एटीएम इशू करवाया है, जिस अकाउंट पे ना मैंने मेरे एसएमएस ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं है। सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे जाके डालता हूं और या फिर ऑनलाइन जो है वो उससे पैसे, उस अकाउंट नंबर से पैसे ट्रांसफर कर देता हूं, बस। और जब उस अकाउंट से निकालने की बारी आती है तो मुझे बैंक ही जाना पड़ेगा निकालने के लिए, उसके अलावा मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उससे पैसा निकालने वाला। द रीजन बीइंग इज दैट, उस डर से कि भाई वो मेरा सेविंग अकाउंट है, साला कुछ हो जाए, कितना भी बड़ा फ्रॉड हो जाए, मेरे सब अकाउंट जो है वो खाली हो जाए, बट वो अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी नो वेरी वेल कि अभी भी हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं बैकअप तो रखना पड़ेगा ना बॉस। तो वो मेरे लिए एक बैकअप है जो मैंने रखा हुआ है। और मैं एडवाइस नहीं करता किसी को भी कोई ऐसा बैकअप जो है वो रखे, वो तो अब ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा जो है वो उस डर से जो है वो रखा हुआ है, एक थोड़ा बड़ा भी अमाउंट था वो, और वो मेरा बैकअप था, पर्सनल बैकअप, कि हाँ भाई कि अगर कुछ होता है, बड़ी आपदा आती है, तो एटलीस्ट उससे अपन निकाल सकें। नेक्स्ट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड जीडीपी। इंडिया का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 140% हम लोग को जीडीपी का देखने को मिलता है। वाइल इसकी ग्रोथ जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर वो पॉजिटिवली हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट जो है वो करती है, राइट। अब चिंता यही है कि लोग अगर इस प्रकार से मतलब आउट हो जाएं, निकल जाएं, एग्जिट कर लें कि नहीं भाई हमें नहीं करना है स्टॉक मार्केट, हमें नहीं करना है डिजिटलाइजेशन, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बोलो हाँ या ना, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि आज की डेट में इंडिया को आवश्यकता है सीखने के लिए कि और भी काफी सारे चैलेंजेस जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो फेस कर रही हैं, राइट। कंट्रीज के अंदर जो है वो देखा गया है कि कई बार हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से, जैसे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बैंक का अगर प्रॉपर तरीके से वो नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसके उसकी जांच नहीं होगी समय समय पर, तो बैंक जो है वो इतना ज्यादा लोन दे देगी कि वो एनपीए हो जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो हो जाएगी, बैड बैंक जो है वो बन जाएगी। जो इस प्रकार की स्थिति काफी सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में देखने को ऑलरेडी मिली है। तो चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अनसस्टेनेबल डेट के लेवल को, राइट। फिर फाइनेंशियल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें और हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो की बात करें, तो इस पे एक ट्रेंड हम लोग को जो है वो देखने को मिला है कि जिसमें जांच करने की सख्त आवश्यकता है। कई बार आपने ग्रीन वॉशिंग एक टर्म जो है वो सुना होगा, फिर से रिपीट करता हूं, ग्रीन वॉशिंग। इसमें बैंक जो है वो क्या करती है अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने किसी को, बैंक के ऊपर 500 करोड़ रुपए बैंक ने कर्जे के तौर पर दिया है और जो वापस आ नहीं रहा है, तो बैंक क्या करेगी? बैंक 600 करोड़ रुपए कर्जा देकर ये शो कर देगी कि हमारे पास 600 करोड़ रुपए कर्जा दिया, उसमें से पिछले ईयर में 500 करोड़ रुपए वापस अपने बैंक में डाल के ग्रीन वॉशिंग कर दी। मेरे मेरे ख्याल से आपको भी समझ में नहीं आया होगा। ऐसे समझो कि मैं हूं और आप हैं, ठीक है। मैंने आपसे जो है वो 1 करोड़ रुपए उधार लिए, आपने मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे दिए और आपने बोला कि भैया साल के अंत तक मुझे 1 करोड़ वापस चाहिए। मैंने जी भैया। साल का अंत आ गया, आप मेरे पास आए कि ला भाई पैसे। मैंने बोला भाई पैसे तो नहीं है। बोलता नहीं, मुझे तो अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी है, मैंने साल के अंत तक बोला। तो मैं आपसे बोलूंगा एक काम कर, मुझे ला 1.5 करोड़, मुझे 1.5 करोड़ दे। तो आपने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए, उसमें से मैंने 1 करोड़ रुपए वापस करके आपको पुराना साल का वो कर दिया, हिसाब किताब क्लियर कर दिया। बट मेरे ऊपर लोन कितने का हो गया? 1.5 करोड़ का। और आपकी जेब से कितना निकल गया? एक की जगह 1.5 करोड़ अगले साल के लिए। तो हो क्या रहा है? एक साल में तो आपने दिखा दिया कि हमने जितना पैसा दिया वो पैसा वापस आ गया। आया कि नहीं आया? बात समझो। मैंने आपसे पहले साल में 1 करोड़ रुपए लिए, साल के अंत में 31 दिसंबर में आप मेरे पास आ गए, या 31 मार्च में आप मेरे पास आ गए, फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, तो आप मेरे पास आ गए, आपने बोला लाओ पैसे मेरा वापस।
तो मैं 31 मार्च को बोलता हूँ एक काम करो, मुझे 1.5 करोड़ रुपए दो आप। तो आपने मुझे 1.5 करोड़ दिया और उसमें से मैंने आपको कितने लौटा दिए? 1 करोड़। तो आपने क्या किया? पिछले साल के 1 करोड़ को क्लोज कर दिया। नए साल 1 तारीख में नई एंट्री डाल दी 1.5 करोड़ की। तो हुआ क्या? कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं का वहीं। तो ये क्या, ये फ्रॉड है कि नहीं? एक प्रकार से ये सिर्फ दिखावटी चीजें हैं कि नहीं, कि हाँ भाई पेपर में सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअल में क्या चीज ठीक है? नहीं है। एक्चुअल में तो और आप कर्जे में जा रहे हो। इसी को तो बोलते हैं अनसस्टेनेबल डेट। यस, क्लियर हो रही बात है? समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स को समझना गहराई से बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब डिजिटल लाइवलीनेस जो कैलिफोर्निया के अंदर, उसकी अगर हम बात करें तो देखो एक कानून पास होता है। इसमें यह कहा कि जो डिजीज पर्सनालिटी है, जो मृत व्यक्ति जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मृतक व्यक्ति, राइट, उनकी अगर जो वॉइस है, उनकी इमेज है, मतलब उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स है, उसका अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है तो उनकी सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। जब वो जीवित रहेंगे तब। जीवित रहते समय उनको सहमति देनी पड़ेगी कि हाँ मेरे मरने के बाद भी आप मेरी चीजों का यूज कर सकते हो, वरना उसको डिलीट करो। तो ये कंसेंट फॉर यूसेज जो है वो ये कैलिफोर्निया के अंदर लाया गया। नेक्स्ट, अगर कोई उल्लंघन करता है इस कानून का तो $750 से लेकर $10,000 तक की वो है, कंपनसेशन है, फाइन है। और इसमें यह भी कहा गया कि ट्रांसफर के राइट्स भी हैं कि भाई देखो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स और ये एग्रीमेंट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको ट्रांसफर किया जा सकता है उसकी फैमिली को, राइट, यानी कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी फैमिली को। मतलब कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अपना कोई भी डेटा वगैरह जो है वो रखता है, चाहे वो बैंकिंग डेटा हो या किसी भी प्रकार का डेटा, तो उसकी मृत्यु के बाद जो है वो डेटा या तो उसकी फैमिली के पास ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या फिर वो डिलीट होना चाहिए, और या फिर अगर वो यूज में आ रहा है तो उस व्यक्ति से पहले ही सहमति ले दो उसके जीवित रहते समय कि भाई आपकी अगर डेथ होती है तो क्या इस डेटा का यूज कर सकती है कंपनी। तो वाली चीज, तो वो ये एथिकल कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखा जाए कि भाई कोई भी अगर ऑनलाइन कंटेंट वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑटोनॉमी जो है वो डिजीज इंडिविजुअल की जिसकी मृत्यु हो गई भाई, उसकी भी तो ऑब्वियसली वो डेटा तो उसी का रहा है कभी ना कभी, राइट। तो उसकी ऑटोनॉमी होना जरूरी है, प्रिवेसी होना जरूरी है। और अगर कोई मिसयूज करता है तो कंपनसेशन की आवश्यकता है, जो कैलिफोर्निया के कानून में आपने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग को देखने को बताया। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी आप लोग करते हो ना, तो ₹250 की एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो लाई गई। अब ये इन्वेस्टमेंट के एसआईपीज वगैरह होती हैं कि भाई आप हर महीने की जो है वो ₹250 डालते रहो डालते रहो डालते रहो। होता है ना, काफी सारे लोग एसआईपी प्लान्स वगैरह जो है वो रखते हैं। मैंने पहले किया था, फिर बंद कर दिया था किसी रीजन के चलते, राइट, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था वो पैसा, तो इसलिए बंद करना पड़ गया उसको। तो मैंने भी चालू करी थी एसआईपी। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए ये सब चीजें जो है वो लाई जाए, जिससे कि और भी ज्यादा पॉपुलेशन को इससे जो है वो जोड़ा जाए फाइनेंशियल मार्केट से। बट हाँ, अब जोड़ तो लोगे फाइनेंशियल मार्केट से, बट ऑब्वियसली बात है कि इस फाइनेंशियल मार्केट को डिजिटल सिक्योरिटी की सख्त आवश्यकता है आज की डेट में। बस यही चीज थी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी यही था पूरा टॉपिक। ये कल के टॉपिक का जो है वो रिपीट हो गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। गाइस, बताया ये जा रहा है कि जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इन्होंने ये बोला है कि ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 1,44,716 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे। अब मैं आपसे दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आना। अब आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑब्वियसली बात है कि राइफल्स की जरूरत पड़ेगी, आर्टिलरी की जरूरत पड़ेगी, राइट, मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब जितने भी इस प्रकार के डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनकी खरीदारी से रिलेटेड ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हम लोग को देखने को मिलती है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो अभी 1,44,716 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए लाए जाएंगे। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कौन सी फोर्स आती है? अक्सर लोग गलती करते हैं, सिर्फ 3 फोर्सेस का नाम लिखते हैं, बट हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में टोटल 4 फोर्सेस हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन 4 फोर्सेस का आंसर बताइए। और आपको बता दें कि इनमें से जो 99% खरीदारी जो होगी वो इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के द्वारा देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि सिंपल शब्दों में 100 में से 99 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे डिफेंस के प्रोडक्ट्स जो इंडिया में ही बनाए गए होंगे, जो स्वदेशी होंगे। इसमें बाय इंडियन और बाय इंडियन आईडीएमएम कैटेगरी के होंगे। अब सवाल ये उठता है, ये बाय इंडियन तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है भाई, इंडियन प्रोडक्ट होगा टोटली।
और ये बाय इंडियन आईडीएमएम कैटेगरी क्या है? आईडीएमएम कैटेगरी मतलब इंडिजीनियस, आई मतलब इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी, डी मतलब डिजाइंड, डी और डी मतलब डेवलप्ड, और एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारी कंट्री के अंदर ही स्वदेशी डिजाइन करना, डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना उस प्रोडक्ट को, राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इससे ये फायदा होगा, इंडिया का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्नाइज होगा, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, राइट? क्योंकि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया में ही यूज जो है वो किए जाएंगे, इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है, और वो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स। अब आगे की चर्चा करें, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, तो ये चीज लाई जाएंगी। क्या है ये? फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। कॉम्बैट व्हीकल मतलब कि यानी कि लड़ाकू वाहन। तो ये मेन बैटल टैंक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत तेज होंगे, हर प्रकार के टेरेन में चल सकते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता हो या जैसा भी रास्ता हो, मिट्टी वाला रास्ता हो, कीचड़ वाला रास्ता हो, सब में चलने के लिए योग्य है ये। और मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन है, यानी कि इस पर मतलब जैसे बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ कार वगैरह होती है, वैसे ही इस पर किसी भी चीज का अटैक जो है वो नहीं होगा। बहुत प्रोटेक्शन इसको जो है वो दी गई है इस व्हीकल को। सटीकता से ये चलेगी, और लीथल फायर पावर, इसको घातक मारक क्षमता इसके अंदर शामिल है, यानी कि ये जो अटैक करेगी वो ऐसा अटैक करेगी कि सामने वाला बचेगा नहीं। और ये अभी हमारे पास सोवियत से हमने T-92 टैंक्स जो है वो लिए थे, तो उसको ये फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल जो है वो रिप्लेस करेगी। मेन बैटल टैंक जो टैंक्स होते हैं ना हमारी आर्मी के पास जो रखे हुए, वो हमने यूएसएसआर रशिया से लिए हुए हैं, T-92 टैंक्स। अब वो हटकर हमारे इंडिया के खुद के द्वारा बनाए गए टैंक्स जो है वो अब यूज में लाए जाएंगे। इंडियन आर्मी प्लान कर रही है कि 1770 इस प्रकार के टैंक्स जो है जिनकी कीमत 60,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो वो शामिल की जाएगी हमारी फोर्स में। और ये टैंक्स जो है मेक वन प्रोसीजर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में शामिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर है डीएपी, उसके मेक वन के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया, इसको परचेज जो है वो किया गया है। अब नेक्स्ट, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार। रडार तो आपको ऑलरेडी पता है कि रडार जो है वो क्या होता है। ये रडार जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं एरियल टारगेट को, यानी कि हमारी तरफ अगर कोई भी अटैक हो रहा है हवा से, तो ये तुरंत उसको जो है वो कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, और गन एलोकेशन फॉर फायरिंग, और तुरंत वो टारगेट जो है वो सेट कर देगा और उसको हवा में ही जो है वो उड़ा देगा। मतलब सिंपल शब्दों में कि अगर हवा से कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, तो पहले ये रडार मिसाइल को ट्रैक करेगा और तुरंत फायरिंग करके उस मिसाइल को हवा में ही जो है वो निपटा देगा। अब जो ये खरीदारी हम लोग जो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इजराइल से जो हम लोग कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स भी हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट? जिसका प्रपोजल जो है वो अप्रूव कर दिया है डीएसी ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। ये फॉरवर्ड रिपेयर टीम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि ये क्रॉस कंट्री मोबिलिटी पर काम करेंगी रिपेयर्स के लिए, यानी कि ये दूसरी कंट्री में जाकर हमारे प्रोडक्ट्स में अगर कुछ खराबी होती है, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट इनसे मंगवाए इजराइल से, उसमें कोई रडार में कोई खराबी होती है, तो ये टीम जाकर वहां पे टेक्निकल मतलब जो खराबी जो भी है वो एक्सप्लेन करेगी और उसका सोल्यूशन जो है वो लेकर आएगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए प्रपोजल जो है वो रखा है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स का, यानी कि इन सब चीजों को हम जो है वो शामिल कर रहे हैं हमारी फोर्सेस के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को हम लोग जो है वो शामिल करेंगे पेट्रोलिंग के लिए, यानी कि जो गश्त जो लगाती है ना हमारी कोस्ट गार्ड, समुद्री क्षेत्र के आसपास समुद्री मतलब हमारी कोस्ट जो लाइन होती है, राइट, उनकी सिक्योरिटी के लिए, समुद्री एरिया की सिक्योरिटी के लिए हमारी, तो इस पर इनके लिए अलग अलग व्हीकल्स जो है वो लाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम खरीदारी जो है वो करने वाले हैं, जिसमें 1,44,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका काम क्या होता है, ये खरीदारी करने का पर काम करती है, ये बोलती है कितना पैसा किस चीज पे खर्च करना है। तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, यही मेरा आपसे क्वेश्चन था कि हमारी 4 आर्म फोर्सेज हैं। जनरली आर्म फोर्सेज की बात होती है तो लोगों के दिमाग में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही आता है, बट हमारी कोस्ट गार्ड को लोग भूल जाते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी चौथी फोर्स है, और ये बताया ये जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो इन हमारी चारों फोर्सेस के लिए क्या क्या चीजें खरीदारी करनी है उसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि यही बताती है कि क्या खरीदना है, कितने रुपए लगाने हैं। इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था कारगिल वॉर के बाद,
और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और ये पॉलिसीज बनाते हैं नए प्रोक्योरमेंट के लिए कि नई नई क्या क्या चीजें हमें खरीदारी करनी है जिससे कि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेज है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो रक्षा से रिलेटेड सामान बने, प्रोडक्ट बने, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो उसके लिए अब हम आत्मनिर्भरता पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि 99% जो एक्विजिशन होगा वो इंडियन मेड या इंडियन डिजाइन प्रोडक्ट का ही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत काम किया गया इस चीज के लिए कि किस प्रकार से हम लोग लोकली जो है वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स को जो है वो तैयार करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ये कहा गया कि डिफेंस सेक्टर के अंदर 49% से 74% कर दिया गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंडिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करें। मेक कैटेगरी जो है वो तैयार की गई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने इंडियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है वो बढ़ाएं, एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करें डिफेंस के क्षेत्र के लिए। तो ये मेक कैटेगरी तैयार की गई। मेक वन कैटेगरी जो थी वो किसकी थी? गवर्नमेंट फंडेड। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 70% तक जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट का जो है वो फंड कराएगी, सपोर्ट जो है वो देगी। मेक टू कैटेगरी के अंदर इंडस्ट्री फंडेड था। इसके अंदर मिलिट्री हार्डवेयर जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, राइट, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और इसमें गवर्नमेंट फंड नहीं करती है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उसके लिए इंडस्ट्री स्टार्टअप्स, नए नए प्राइवेट कंपनीज नई नई जो है वो तैयार हो रही है जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही कोलैबोरेट करके जो है वो काम कर रही है, बट इसमें फंडिंग जो है वो पूरी तरह से इंडस्ट्री जो है वो करती है। मेक थ्री के बारे में हम बात करें तो ये पूरी तरह से फोकस करती है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में ही पूरा का पूरा सामान जो है वो तैयार हो, पूरा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर तैयार हो। एम्यूनिशन जिसको हम लोग गोली बारूद जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए वाया फॉरेन पार्टनरशिप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो मेक थ्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से पूछते हैं कि भाई ये कैसे बनाया, और उनसे उनकी टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया के अंदर तैयार करते हैं। तो देखो मेक वन के अंदर क्या है, मेक वन के अंदर 70% तक गवर्नमेंट पैसा देगी इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मेक टू के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज तैयार करेंगी, और मेक थ्री के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम करेंगे कि दूसरी कंट्री से बोलेंगे कि भाई ये कैसे बनाया आपने, चलो बताओ इसके बारे में, हम भी बनाना है, राइट। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो चलती हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था गाइस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, उनकी खरीदारी से रिलेटेड पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के काम के बारे में भी आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर हुआ है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। गाइस इंडिया की चिप मेकिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली चिप मेकिंग के नाम से आपने बिल्कुल काफी सारे लोगों ने सही सुना होगा। यहां पर बात हो रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। सवाल ये उठता है कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की आपने अक्सर चिप देखी होगी। तो ये जो ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की चिप होती है यही मेन इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है जिसके चलते कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस और दूसरी इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइसेस काम करती हैं, राइट। तो क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ अवेलेबल रहता है, इनका पूरा आप कह सकते हैं ब्रेन यही होता है, ये चिप होती है। तो इंडिया जो है वो इस चिप को बनाने के ऊपर अब काम कर रही है, और ये आपको ऑलरेडी पता होगा शायद कि कोविड-19 के समय पर इस चिप का सप्लाई जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो कम हो गया था, राइट, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो है वो का कल्चर जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया था। यस, और आने वाला समय तो पूरा डिजिटलाइज है, तो इसलिए इंडिया सोच रही है कि इस चीज का जो है वो इंडिया फायदा उठाएगी, और हम अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो और बड़ा करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग 15 बिलियन यूएस डॉलर का बजट जो है वो लेकर चल रहा है इस सेक्टर को ग्रो करवाने के लिए। और हमारे इंडिया का पहला कमर्शियल चिप फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो डेवलप किया जा रहा है, और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो ताइवान की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है उसके कोलैबोरेशन के साथ। तो हमें ताइवान जो है वो हेल्प कर रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करने में। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। आगे की चर्चा करें। इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाह रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, और इस पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। और फायदे क्या होंगे सेमीकंडक्टर चिप के, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मेन काम जो है वो क्या होता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से जो है वो बनता है, राइट। और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उनका फाउंडेशन होता है, यानी कि बिना मतलब इस चिप के कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाना नामुमकिन है।
आगे की चर्चा करें, माइक्रोस्कोपिक स्विचेस इसके अंदर होते हैं। ये चिप जो है उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने की चीजें होती हैं जिससे कि टास्क परफॉर्म हो सके। आपने देखा होगा कि ऐसी चिपों में वो जो लाइनें बनी रहती हैं, राइट। तो जो लाइनें जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, ये इनका एक नेटवर्क होता है, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि इस लाइनों के माध्यम से जो है ये पूरा डेटा जो है यहाँ पर स्टोर करते हैं और किस प्रकार से किस चीज को कंट्रोल करना है वो यहाँ पर चीजें रहती हैं। फिर इसके अलावा ये चिप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरोस्पेस के लिए, राइट। अब इसके अलावा कार की परफॉर्मेंस के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, सब चीज के लिए चिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चिप की जो मेकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि जिस प्रोसेस से ये चिप बनती है उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो बाय चांस अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है कि ये फैब्रिकेशन प्रोसेस क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की प्रोसेस को फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसमें वेफर को प्रिपेयर किया जाता है, काफी सारी चीजें होती है, फोटो लिथोग्राफी, इचिंग, पैकेजिंग। फिर इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो आज की डेट में सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान लीड कर रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 50 बिलियन यूएस डॉलर की एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी जो है वो इस प्रकार की इनिशिएटिव लेकर आ रही है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स जिस प्रकार से चिप मैन्युफैक्चरिंग करने पर काम कर रही है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी इस पर प्लान कर रही है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बहुत कम हो रही है और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है सेमीकंडक्टर चिप के लिए। तो अब हम खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, इस पर प्लान जारी है। और इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि कौन सी कंट्री। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हमारी मदद करेगी इस चिप को बनाने में। आगे की चर्चा करें, इंडिया का सेमीकंडक्टर को लेकर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.48 लाख करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है काफी सारे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें 59,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए हैं सब्सिडीज के लिए, और वो भी अप्रूव्ड वेंचर्स के लिए, यानी कि अप्रूव जो कंपनीज है उनको सब्सिडी जो है प्रोवाइड किया जाएगा 59,000 करोड़ तक की। इसके अलावा 3 असेंबली और टेस्टिंग प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसको अप्रूव जो है वो किया गया है। असेंबली यानी कि जहां पर असेंबल की जाएंगी पूरी चीजें इंपोर्ट करके, राइट, और वहां पर टेस्टिंग होगी। और फिर फैब्रिकेशन प्लांट के अलावा, फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि जहां पर ये बनेंगी, तो बनने के अलावा भी हमें भाई आज की डेट में पूरी चीजें करनी है। भाई अपना काम तो रुकना नहीं चाहिए। तो जो इंपोर्ट करके हम चीजें मंगा रहे हैं तो उसको हम असेंबल कर सकें एक जगह पर, तो उसके लिए भी एक फैक्ट्री, एक प्लांट जो है वो ओपन किया गया है। फिर माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि सेटअप कर रही है असेंबली और टेस्टिंग प्लांट, राइट, फैसिलिटी गुजरात के अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी गुजरात में रही है, असेंबली और टेस्टिंग प्लांट जो है वो कर रही है, सेटअप कर रही है, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रही है 22,516 करोड़ रुपए का। मतलब यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे रॉ मटेरियल को और असेंबल करके ये सेमीकंडक्टर चिप जो है वो तैयार करेंगे। बट फैब्रिकेशन प्लांट अलग होता है। फैब्रिकेशन प्लांट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि यहीं पर ही बनाया जाएगा क्या, सेमीकंडक्टर चिप को। तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी यहां पर असेंबल करवा रही है इंडिया के अंदर गुजरात में, वहीं टाटा जो है वो डेवलप कर रही है फैब्रिकेशन प्लांट किसके साथ मिलकर, ताइवान के पार्टनर्स के साथ मिलकर, ताइवानीज पार्टनर के साथ मिलकर, राइट। मतलब कि अब ये फैब्रिकेशन प्लांट मतलब यहां पर बनाया जाएगा, तो टाटा बनाएगी और यूनाइटेड स्टेट्स असेंबल करने का काम करेगी। तो मेनली हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए टाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, राइट। तो ये चीज आपको देखने को मिल ही रही है। इसके अलावा थर्ड एक और हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो ये प्लांट तैयार किया जा रहा है वो जापान के साथ मिलकर जो है वो तैयार किया जा रहा है। इंडियन कंपनी जो है वो जापानीज रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके तैयार कर रही है। तो जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान, इन तीनों का रोल इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए नजर आ रहा है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस चिप के लिए चैलेंजेस क्या, देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पैसा, राइट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पैसा सबसे बड़ा बैरियर है, यानी कि फंडिंग सबसे बड़ी बैरियर है। इसमें फैब्रिकेशन में जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो लग जाते हैं, राइट, डॉलर्स तक जो है वो चले जाते हैं। फिर इसके अलावा टेक्नोलॉजी गैप, तो हमारे यहाँ मतलब स्किल्ड पर्सन जो है वो नहीं है आज की डेट में। इंडिया के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर कटिंग एज चिप्स को कैसे टैकल करना है उसकी स्किल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में अभी भी अंडर डेवलप्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हमारे पास जो है वो प्लग एंड प्ले मॉडल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। प्लग एंड प्ले मॉडल मतलब कि आप वहां पर ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज को वहां पर जाना है और काम शुरू कर रहे हैं, बट ऐसा मॉडल वहां पर
अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी इन सब प्लांट्स के जरिए जो अभी सेटअप हो रहे हैं, इन सब फैक्ट्रीज जो सेटअप हो रही है फैब्रिकेशन की या असेंबल की, तो उनके जरिए हम धीरे धीरे करके अब डेवलप हो रहे हैं। फिर इसके अलावा हाई बैरियर टू एंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो पूरे दुनिया भर में जो चिप मेकिंग मार्केट जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। जैसे कि ताइवान की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, यूरोपियन यूनियन भी वहां पर अपना तैयार कर रही है। तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है वो हमें अपना पैर रखना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो पड़ेगा, बट फिर भी हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि बेस्ट हम प्रोडक्ट जो है वो तैयार करें। क्योंकि देखो एक चीज होती है ट्रस्ट की। एक कंपनी जो है वो अगर किसी से माल अपना उठा रही है तो उस कंपनी को जिससे वो माल उठा रही है उस पर ट्रस्ट है। अब कोई नई कंपनी आएगी तो माल तभी उठाया जाएगा जब वो नई कंपनी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होगी। तो हमें अच्छी क्वालिटी पर काम करना है, ड्यूरेबिलिटी पर काम करना है कि वो चिप जो है वो लंबी चले, राइट, उसके अंदर एरर्स की प्रॉब्लम जो है वो कम से कम आए। नेक्स्ट, अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चिप मेकिंग का क्या है इंडिया के अंदर? देखो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट तो एक ही है, पैसा, कि भाई इससे हमें जो है वो आर्थिक लाभ होगा और रणनीतिक भी। क्योंकि इंडिया जो है उसका स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो क्या होगा कि अलग अलग सेक्टर में, यानी कि डिफेंस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये सब चिप्स लगेंगी ही लगेंगी। तो इसमें मेड इन इंडिया का टैग जो है वो इस चिप में आएगा, तो उससे हमारा स्ट्रेटेजिक फायदा भी जो है वो होगा। यस। फिर ग्लोबल लेवल पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा कि हमारा भी एक रोल रहेगा। जैसे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स का रोल है, ताइवान का रोल है सेमीकंडक्टर के मामले में, राइट। तो हमारा भी एक स्टैंड रहेगा ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। फिर आगे की चीज अगर हम लोग करें तो हम लोग को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं ताइवान, यूएसए के साथ, जापान के साथ। फ्यूचर में हम साउथ कोरिया के साथ भी जो है वो कर सकते हैं, राइट, और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। स्टार्टअप और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई वो भी इस इंडस्ट्री में रहे, वो उनको मतलब जैसे कि सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कराकर उनको जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें, आगे लाने की कोशिश करें। फिर इसके अलावा हमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि भाई वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा है। तो उसको ध्यान में रखकर रिसाइकलेबल पार्ट को जो है वो ध्यान में रखकर जितना हम प्रोडक्शन करें उसी यूनिट का जो है वो रिसाइकल भी करें तो भी ज्यादा बेटर, एक अच्छी हेल्दी और ग्रीन प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। तो ये चीज है। तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता है कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो आने वाले समय का खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी चीज अगर आपको जो समझाई है, अगर आपको समझ में आई है, मैंने ट्राई किया बहुत अच्छे से समझाने की। और अगर आपको पूरी चीज समझ में आ गई है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये वाला जो टॉपिक है, ये सेमीकंडक्टर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने की संभावना है और मेंस में भी आने की संभावना है। अब गाइस आपको बता दें कि इंडिया एक समय पर सबसे बड़ा कॉर्न का एक्सपोर्टर था। मक्के का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा जो देश था वो भारत था। और आज की डेट में वो नेट इंपोर्टर है, यानी कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो मेज का हमें बढ़ाना है सबसे ज्यादा। क्योंकि हमें, आपको ऑलरेडी पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, पेट्रोलियम, डीजल, ये आज की डेट में इनकी कमी हो रही है और इनसे निकलने वाले जो प्रदूषक है वो काफी ज्यादा है, काफी हार्मफुल है। तो हम स्विच कर रहे हैं इथेनॉल की तरफ, और इसलिए हम मक्के को जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि वो इथेनॉल को गैसोलीन के साथ जो है वो ब्लेंड करे। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कार्बन एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना है। और जैसे कि लोकल सेक्टर जो है, पोल्ट्री हुई, स्टार्च प्रोडक्शन हुआ, राइट, तो ये शिफ्ट के कारण से ये सब सेक्टर जो है बुरी तरह से अफेक्ट होगा, और पूरे दुनिया भर में कॉर्न का ट्रेड भी इससे अफेक्ट होने वाला है। अब आपको कुछ चीजों के बारे में बता दें तो मेज, जिसका साइंटिफिक नेम हम लोग को जिया मेज एल डॉट देखने को मिलता है, और इसको जो है वो क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से जाना जाता है। अनाज की रानी कौन है? मक्का है, याद रखिएगा। और इसका कल्टीवेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि, अच्छा, मक्के की अगर एक बारे में बात करें हम लोग, मेज की, कॉर्न की, तो यूएसए जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है। पता है आपको, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन यूएसए करता है, और इंडिया की रैंक जो है वो 5वीं हम लोग को देखने को मिलती है आउटपुट के मामले में, और 14th एक्सपोर्ट के मामले में। मतलब 5वीं प्रोडक्शन के मामले में और 14th एक्सपोर्ट के मामले में। मेज जो है उसमें 9% हमारी कंट्री का टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मेज से ही होता है, यानी कि जितने भी हम लोग अनाज को उगाते हैं तो उसमें से 9% जो होता है वो मेज से आता है। और एग्रीकल्चरल जीडीपी में इसका अच्छा एक कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। कृषि से जो जीडीपी उत्पन्न होती है, यानी कि कृषि सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, तो उसमें वो काफी अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज में जैसे कि फूड, एनिमल फीड,
यानी कि जो चारे वगैरह जो होते हैं ना, उसमें भी इसका उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका उपयोग होता है। और मक्के की अगर हम बात करें तो मक्का जो है गाइस कहाँ पर उगाया जाता है, तो ज्योग्राफी में आपने जो है वो पढ़ा होगा मक्के को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब इसको पानी अच्छा खासा चाहिए। पीएच जो होना चाहिए मिट्टी का वो न्यूट्रल होना चाहिए और इसमें हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो है वो जैव वाले पदार्थ हम लोग को देखने को मिलने चाहिए ज़्यादा मात्रा में। खारिफ, राबी और स्प्रिंग सीज़न में जो है ये उगाया जा सकता है। ऑल्दो खारिफ सीज़न में जो है वो उसकी जो उपज जो होती है वो कम होती है क्योंकि वहाँ पर बारिश की कंडीशन ज़्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट? तो उसके चलते। ठीक है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, 2023-2024 में इंडिया ने 34.6 मिलियन टन मक्का जो है वो प्रोड्यूस किया था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर्स है मक्के के मामले में। अब मक्के का इंपोर्ट क्यों बढ़ाया हमने? क्योंकि हम लोग को भाई इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। अब मैंने आपको E20 का टारगेट ऑलरेडी बताया था जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल भी 2018 की है जो कि ये बोलती है कि भाई हमें ब्लेंडिंग करनी है। नेक्स्ट अब हमें शुगर केन से मक्के की तरफ जो है वो बढ़ना है आगे क्योंकि ड्रॉट कंडीशन जो है वो बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट जो है वो शुगर केन का उपयोग जो है वो कम कर रही है फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए मक्के का उपयोग ज्यादा किया जाएगा। और इंडिया जो है पहले एक्सपोर्ट 2 से 4 मिलियन टन मक्के का हर साल करती थी और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मात्र 4.5 लाख टन ही एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा 2024 में। और इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है 1 मिलियन टन से और हम इंपोर्ट करा रहे हैं म्यांमार और यूक्रेन से। और अभी आज की डेट में जो है वो इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया इथेनॉल प्रोडक्शन की डिमांड को लेकर। प्राइस भी जो है वो बढ़ गए हैं इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि वही डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है ग्लोबल लेवल पर, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस तो बढ़ना तय ही है। पोल्ट्री सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो रही है क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर के लिए तो खाना है ना भाई। भाई जो मुर्गे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कॉर्न्स वगैरह खाते हैं, उनको कॉर्न्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो नहीं मिल पा रहा है इनको। तो और इवन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो मक्के का एक्सपोर्ट जो है उसका डिक्लाइन जो है वो कर रही है, इंपोर्ट जो है वो बढ़ा रही है। तो वियतनाम, बांग्लादेश के बायर्स को जो है वो दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, साउथ अमेरिका, यूएसए की तरफ देखना पड़ रहा है इंपोर्ट के लिए। प्राइस भी जो है वो बढ़ गया है मक्के का। ठीक है, बस यही सब चीजें और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमें मक्के की प्रोडक्शन को और ज्यादा जो है बढ़ाना है, हाई यील्ड वैरायटी मक्के की जो है वो प्रोड्यूस जो है वो करनी है, डेवलप जो है वो करनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड की यहाँ पर बात हो रही है और कुछ नहीं। वाटर मैनेजमेंट पर जो है वो काम करना है। ऑलरेडी प्रॉब्लम जो है वो पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में चल रही है जहां पर राइस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है। यस, और मक्के को जो है वो कम पानी चाहिए होता है राइस के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडिया और ब्राजील के रिलेशनशिप की बात करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ ब्राजील जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? बहुत बड़ी कंट्री है ब्राजील। सो इंडिया और ब्राजील की अगर हम बात करें तो इनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी बढ़ाई गई है काफी सारी एरियाज में, जैसे डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी। इंडिया और ब्राजील जो है वो अपने जो डिस्प्यूट जो है, जो विवाद जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शुगर सब्सिडी को लेकर उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने संबंध को ज्यादा बेटर कर रहे हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो जॉइंट एक्सरसाइजेज इंडिया ब्राजील के बीच में देखने को मिल रही है 2006 के बाद से। हम लोग जो है वो काफी सारे सामान जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं ब्राजील के साथ, इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? वेरियस डेटा वगैरह, खुफिया इंफॉर्मेशन वगैरह। स्पेस के सेक्टर में भी सैटेलाइट ट्रैकिंग और डेटा शेयरिंग के मामले में हम लोग जो है वो कर रहे हैं। इवन हम लोग को एरिजोनिया 1 सैटेलाइट का लॉन्च भी देखने को मिला, इंडिया और ब्राजील का एक स्पेस का रिलेशंस। टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम लोग जो है वो जैसे बायो एनर्जी हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, इन सब फील्ड पर जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं ब्राजील के साथ। हम लोग का ट्रेड भी जो है 15.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है पहुंच गया था 2022 में। एग्रोकेमिकल्स, सिंथेटिक यार्न्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इन सब चीजों पर हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्राजील को और इंपोर्ट कराते हैं ब्राजील से कच्चा तेल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल। एनर्जी सिक्योरिटी में भी ब्राजील जो है वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की इथेनॉल प्रोग्राम में, जहां पर मेन टारगेट E20 का आपको ऑलरेडी बताया 2025-26 तक अचीव करना है। और आपस में इंडियन कल्चर और इंडियन फिलोसफी जो है वो ब्राजील के साथ जो है वो शेयर होती है। हमारे यहाँ के लोग वहां जाते हैं, वहां के यहाँ पे आते हैं। 2019 में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, गुटेमाला, इन्होंने जो है वो चैलेंज किया था कि इंडिया की शुगर सब्सिडी जो है उसको लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? और इसको अभी रिजॉल्व जो है वो कर रहे हैं। ये थोड़े से डिस्प्यूट्स थे। इंडिया आर्ग्यू करती है कि शुगर केन प्रोक्योरमेंट जो है वो मैनेज किया जाता है प्राइवेट मिल्स के द्वारा, जिसके कारण से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हो, प्राइस बढ़ा देता है। तो इंडिया को उस चीज से जो है वो दिक्कत थी थोड़ी सी। एनीवेज वो सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक सी चीज है।
दोनों के बीच में बिजनेस लीडर फोरम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, बातचीत होती है, राइट। इंस्टीट्यूशनल यानी कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं, ट्रेड को बढ़ाने पर काम करते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने पर काम करते हैं, फोकस करते हैं कि ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो बेहतर रहे, दोनों के इंटरेस्ट में रहे, राइट। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम लोग जो है प्रमोट करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी की जॉइंट कमेटी के तहत। डिफेंस और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमने 2003 में भी एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए, और साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी हमने साइन किया हुआ है। 2004 में स्पेस एग्रीमेंट हमने साइन किया था जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स के लिए, और इवन ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद के एक्सचेंज के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी पर भी हम जो है वो काम करते हैं, क्योंकि हम कच्चा तेल जो है वो ब्राजील से इंपोर्ट करवाते हैं, राइट। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी ब्राजील जो है वो हमारी सपोर्ट जो है वो कर रहा है। और कुछ चैलेंजेस की बात करें तो इंडिया जो है वो आज की डेट में ट्रेड डेफिसिट फेस करे। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हम जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, राइट। इक्वल जो है वो नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा ट्रेड। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की प्रायोरिटी पे डिफरेंसेस यानी कि दोनों कंट्रीज के हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कई मैटर्स पे, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा ओपिनियन अलग होता है, ब्राजील का अलग होता है, तो उसके कारण हमारे रिलेशन थोड़े से डैमेज होते हैं। फिर इसके अलावा भी उतनी ज्यादा मात्रा में जो है वो लोगों के कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहे हैं, कंपनीज के आपस में कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ब्राजील और इंडिया की। चाइना भी ब्राजील को जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो करती है, तो उससे भी इंडिया और ब्राजील के रिलेशनशिप थोड़े से डैमेज होते हैं। तो क्या करें, जो प्रॉब्लम है वही उसका सोल्यूशन है भाई। लोगों से पीपल टू पीपल एक्सचेंज नहीं हो रहा, लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे आप इवेंट्स इंट्रोड्यूस करो, प्लेटफॉर्म्स बनाओ, राइट। दोनों मिलकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर काम करें, उस पर जो है वो काम किया जाए, इकोनॉमिक कॉपरेशन पर काम किया जाए। तो ये सब चीजें हैं। अब फाइनेंशियलाइजेशन को लेकर मैंने जस्ट अभी एक टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया था। अब इसका ट्राई करिएगा कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखने की कि ये क्या है। नेक्स्ट, आईएनएस तबार। तो इसके बारे में लिख लेना थोड़ा, आईएनएस तबर। आईएनएस तबर, तो आईएनएस तबर जो है वो इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडियन नेवल शिप तबर। और ये बॉम्बे में है, मुंबई में। आईएनएस तबर जो है इसमें ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो इक्विप्ड है, राइट, तो याद रखिएगा। और आईएनएस तबर जो है उसको रशिया के द्वारा बनाया गया था, और उसको शामिल किया गया था हमारी इंडियन नेवी में 2004 में। तो ये फैक्ट आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वही फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक है, राइट। अर्थव्यवस्था के बढ़ते वित्तीयकरण से रिलेटेड टॉपिक है, और उससे बढ़ते हुए रिस्क से रिलेटेड जो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके बारे में 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।